बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे क्लास में ये बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को हाथ ही नहीं लगाया कभी। अच्छा, आप लोगों की जो है वो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। हाथ लगाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये भी नहीं पता एसेट क्या होता है। अच्छा, ये पता है डबल एंट्री आती है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये पता है ना। अच्छा, आपको बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, आप लोगों के लिए ना क्लास स्टार्ट होगी कल से। ठीक है, आप ऐसे ही बैठना है, बैठ जाएं, आपको कुछ चीजें समझ आ जाएंगी, कुछ चीजें जो है वो रॉकेट बन के सर के ऊपर से जाएंगी। लेकिन ये कि कल से आप लोगों का जो है वो इंट्रो का वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्होंने वो क्लास लेनी भी है, इवन आप लोग की क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी वो क्लास ले सकते हैं। लेकिन मुझे आप लोग की सिर्फ इतनी नॉलेज चाहिए कि आपको डबल एंट्री आती हो, आपको ये पता हो कि जी एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, ये आपको पता है। मेरे लिए ये बहुत है। इसके ऊपर मैं पूरा पूरा सब्जेक्ट कैपिटलाइज करा दूंगा। ठीक है, ये मेरा काम है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये पूरे शायद पूरे कैफ का, पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, एफसी का मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, लेकिन ये शायद पूरे सीए का सबसे छोटा कोर्स है। इसका कोर्स मैं सेफली कह सकता हूं कि सबसे छोटा कोर्स है। ठीक है जी। एंड एट द सेम टाइम यही इतना बड़ा ट्रैप है कि लोग जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं 2-2.5 महीने पहले कोर्स खत्म हो जाता है। इसके बाद रिवीजन चल रहा होता है, रिवीजन 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 रिवीजन। होता क्या है कि लोग इसके साथ जो बाकी के सब्जेक्ट्स है ना उस पे इतना ज्यादा टाइम देते हैं और ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं यार ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। कोई 10-12 टॉपिक हैं टोटल, और 10-12 टॉपिक में भी कुछ टॉपिक्स तो इतने छोटे हैं कि वो 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो ये हल्का है यार, ये फिर आपको वहां भारी होके दिखाता है कि फिर आपको नानी याद आ जाती है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों को मुश्किलात पेश आई, चीजें मुश्किल आई पेपर में, उसने चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट की, लोग परेशान हुए उसके। ठीक है ना, तो मैं फिर आपको बता दूं ये पेपर आपको तंग करेगा थोड़ा सा। इस पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है जी, ये है एक नौसत वाला पार्ट, रिपोर्टिंग। क्या मतलब, इसमें क्या मसला है? देखो, अकाउंटिंग हम सबको पता है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया तो हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है। रोज सेल्स होती है, रोज हमारा अकाउंटेंट एंट्री पास करता है। रोज जो है हम चीजें खरीदते हैं, रोज हमारा अकाउंटेंट एंट्री पास करता है। भाई आवाज या ताबिश, एक दफा कमेंट लिखा करो, एक दफा कमेंट आ जाता है। आप 15 कमेंट लिखोगे ना, बाकी एक कमेंट्स ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी, एक कमेंट लिखो बेटा, मैं देख रहा हूं। ठीक है जी, दोनों आंखें चलती हैं। अच्छा जी, तो रिपोर्टिंग में हम बात कर रहे थे। देखो, अकाउंटिंग तो ये कि रोजमर्रा के सारे काम हो रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग हुए जा रही है। अब मेरी कंपनी है, ठीक है जी, उस कंपनी में जूतों को नहीं देखना, पब्लिक आदमी, ठीक है, तो पाँव में मेरे दर्द होता है, मैं चप्पल ही पहन के घूम रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो रास्ते ना भाई। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि अकाउंटिंग जो है ना वो पूरा पूरा टाइम अकाउंटिंग चल रही है। मिसाल के तौर पर एक एक डॉक्टर है जो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। क्या डॉक्टर को अकाउंटिंग आती है? नहीं आती है। तो मैं कैसे साल के एंड में उसको बताऊंगा कि हमने कितना कमाया और कितना लॉस किया? कैसे बताऊंगा उसको? मैं एक रिपोर्ट बना के दूंगा उसको। इसका मतलब है रिपोर्टिंग एक अलग चीज है, अकाउंटिंग एक अलग चीज है। रिपोर्टिंग है क्या? पूरे साल के काम को समराइज करके इतने आसान भाषा में लोगों को बताना कि एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को भी समझ आ जाए, एक डॉक्टर को और एक इंजीनियर को भी ये चीज समझ में आ जाए। तो सर हमने अकाउंटिंग नहीं सीखनी खाली, हमने उसके रिपोर्टिंग का एस्पेक्ट भी देखना है इस पूरे पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है जी, लोगों का अकाउंटिंग समझ आ जाती है। जहां एग्जामिनर कहता है कि इसको डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर बनाओ, उसको रिपोर्ट कैसे करना है, वहां लोग फंसते हैं, वहां लोगों को जो है मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है जी, याद रखना, आप लोगों ने जो अकाउंटिंग पढ़नी है वो आगे पढ़नी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो आप लोगों ने आगे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं वो किसके हैं? वो रिपोर्टिंग के हैं। उसके अंदर अकाउंटिंग 10% है, 90% आपको यह सिखाया जाएगा कि उस पूरी इंफॉर्मेशन को समराइज करके लोगों के लिए आसान बना के कैसे पेश करनी है। ठीक है जी, देखो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फॉर्मेट मैटर नहीं करता, आप ऐसे बनाएं वैसे बनाएं, इस सब्जेक्ट में मैटर करेगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आपने मिसाल के तौर पर यूनिलीवर्स के अकाउंट्स उठाए, मिसाल के तौर पर आपने जो है वो जीएसके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के अकाउंट्स उठाए, आप दोनों में देखेंगे कुछ चीजें बड़ी सेम सेम बनी हुई होंगी,
दोनों की बैलेंस शीट एक तरह की बनी होगी, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का बना होगा, दोनों के सारे नोट्स, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे बने होंगे। क्यों? ताकि जो कंपेयर कर सकें, कंपेरेबिलिटी उसकी मीनिंगफुल हो। एक बंदा अपने तरीके से अकाउंट्स बना रहा है, दूसरा अपने तरीके से बना रहा है, तो काम नहीं बनेगा। तो स्टैंडर्ड्स किस चीज के ऊपर है? रिपोर्टिंग के ऊपर है। किसके ऊपर है? तो बताओ, हमने अकाउंटिंग भी सीखनी है और साथ साथ रिपोर्टिंग भी सीखनी है, और ज्यादा मुश्किल मरहला किस चीज का है? रिपोर्टिंग का। ये याद रहेगा भैया। अच्छा जी, इसके बाद आपने एक और कोर्स पढ़ना है आगे जाके, FAR 2। इसके बाद एक और कोर्स पढ़ना है फाइनल में जाके, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके बाद एक और कोर्स आपने आगे जाके पढ़ना है, MSA 1। तो अकाउंटिंग से आपका ताल्लुक जो अभी बनेगा ना, FAR 1, FAR 2, FFR और MSA 1, ठीक है जी। तो आपको 4 जगहों पे जाके मजीद इनसे इस सब्जेक्ट से आपने लड़ाई करनी है, ठीक है। आप बनने जा रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं आपको बताऊं उस क्लास में 80% लोगों को ये भी नहीं पता होगा चार्टर्ड का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है? किसी को पता है? जी, क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट? जी, ऐसे दिमाग में आता होगा ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, है क्या ये? है? पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हो, है? पावर ऑफ सिग्नेचर? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्रामों में नहीं देख के आओ 2 महीने में वो बंदी ने CA कर लिया, हाँ ठीक है, और उसका वो बॉयफ्रेंड कह रहा है मुझे 4 साल लगे, मैं फेल भी हुआ, और मनु 6 साल हमें लगे, हम फेल नहीं हुए, ठीक है। तो कहां से कर गया वो? मतलब एक एक झूठ बोलने की भी एक, उनको असल में आइडिया नहीं है बेचारों को ना। आपने जो है वो CA में गोल्ड मेडल लिया है, टॉप किया है, और अभी मार्कशीट आने वाली है। चलो जी, खैर बहरहाल, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ये, एक अकाउंटेंट जो मुकम्मल अकाउंटेंट होता है ना, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था। जब UK की गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया पे काबिज थी, तो उसको जो है वो रॉयल फैमिली से एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक चार्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई ये वो बंदा है जो कंपनियों के हिसाब किताब देख सकता है, ठीक है जी। वो चार्टर्ड सर्टिफिकेट जिसको मिलता था वो क्या बन जाता था? चार्टर्ड मुंशी। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, हमने उसको एज अ इज्जत अडॉप्ट कर लिया, ठीक है जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब वो होता है जिसको सारी चीजों का, यानी मुकम्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, और एथिकल स्टैंडर्ड्स का। किसका? हैरानगी हो रही है ना, फेसबुक देख के, आप जो देख के आते हो, एथिक्स भी होती होंगी लोगों में, हमारी कॉम में नहीं है। 3 चीजों का एक्सपर्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, ऑडिट और एथिक्स, ठीक है जी। एथिक्स कहाँ इस्तेमाल करनी हो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक। अच्छा जी, सर एक स्टेप आगे जाते हैं हम जनाब। हमारे कोर्स में मैंने यहाँ लिखा है सर मुझे प्री रिक्विजिट सिर्फ डबल एंट्री चाहिए, ठीक है, सिर्फ डबल एंट्री चाहिए। ये रिपोर्टिंग का पहला पेपर है, अकाउंटिंग का सेकंड पेपर है। अकाउंटिंग का सेकंड पेपर कैसे? एक आई है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, उसमें रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ अकाउंटिंग है। ये रिपोर्टिंग का पहला पेपर है, अकाउंटिंग का सेकंड पेपर है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर्स की फ्रीक्वेंसी देख के कह रहा हूँ। कभी पेपर बहुत आसान आ जाता है, कभी पेपर थोड़ा सा मुश्किल आता है, कभी पेपर आता है लेकिन वो आपको नहीं आता, ठीक है ना, ये वाला सीन भी हो जाता है, ठीक है जी। तो मैं इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूंगा, और करंट, कंसिडरिंग द करंट कोर्स ना, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि शुरू की एक आध अटेम्प्ट ICAP जरा सी आसान रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हिस्ट्री रही है ICAP की कि जब सवाल भी पहली दफा ICAP किसी नए स्टैंडर्ड से पूछता है तो वो हल्का करके पूछता है, ताकि टीचर भी पढ़ाना शुरू कर दे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बीमारी है लोगों को, वो बीमारी क्या है कि टीचर पास पेपर्स के अलावा कोई चीज ही नहीं कराता। वो कहता है जब ICAP पूछेगा तो मैं उसके बाद कराना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं सोल्यूशन याद करूंगा और उसके बाद फिर कराऊंगा। तो जो चीज पास पेपर में नहीं आता, ये ICAP को भी पता है। तो ICAP क्या करता है, पहली अटेम्प्ट जब किसी नए टॉपिक से सवाल पूछता है तो थोड़ा सा हल्का पूछता है। अनफॉर्चुनेटली आपके पास यहाँ सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जो पहली दफा टेस्ट होने जा रहा है, बाकी सारे टॉपिक्स कौन से हैं इसमें? पुराने ही है। तो ये आसरा आप ध्यान में रख के जाना। लेकिन ये कि हाँ, पहली दफा पहला अटेम्प्ट आएगा इस पेपर का, इस पेपर में क्या रखना है उन्होंने, MCQs रखने हैं नहीं रखने, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी तक आते हैं MCQs इसके अंदर, ठीक है ना, 10-12 नंबर के, 15 नंबर के MCQs आते हैं। चले जी, रिजल्ट में देखें लड़का टेंशन में, लड़कियां खुश हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास्ट रिजल्ट्स आप चेक करें,
अच्छा ये ना सितंबर के नीचे जो मार्च 16 की अटेम्प्ट थी ना, उसमें 13% रिजल्ट था, ठीक है, 13% वाले रिजल्ट आए, ठीक है। आप देखें 13% भी है, इधर मुझे नजर आ रहा है कोई 57% भी है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात पता है क्या है, ये हमारे नए रिजल्ट्स हैं, ये नए रिजल्ट्स हैं। नए रिजल्ट्स में काउंट करना शुरू करूं सितंबर 18 से, सितंबर 18, मार्च 18, यहां से आप क्यों काउंट कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ ICAP ने एक एक्सपर्ट को रखा था, अकाउंटिंग का पेपर बनाने के लिए। एक नया एक्सपर्ट हायर हुआ था, ठीक है जी, नया एग्जामिनर नहीं कहूंगा मैं उसको, एक्सपर्ट कहूंगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर बनना शुरू हुए उसमें गलतियां नहीं है। आप FAR 1 का पेपर उठाएं सितंबर 18 के, मार्च 18 के बाद से, ठीक है जी, आपको उसमें गलतियां नजर नहीं आएंगी। ये मैं आज यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं, शायद ये मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं कह सकता, FAR 1 के लिए कह सकता हूँ, FAR 2 के लिए कह सकता हूँ, अकाउंटिंग के पेपर के लिए कह सकता हूँ। लेकिन तुम मुझसे पूछोगे कॉस्टिंग के लिए, तो मैं कहूंगा ICAP ने गलतियां नहीं, ब्लंडर मारे। लेकिन अकाउंटिंग के पेपर में इस पॉइंट के आगे गलतियां आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। और अगर कोई चीज ऐसी मिलेगी, डिफरेंट होगी, तो वो ओपिनियन का डिफरेंस होगा, वो गलती नहीं होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, मैं सारी चीजें देखता आ रहा हूं। सर जो एक्सपर्ट हायर हुए हैं, ठीक है, वो माशाल्लाह बड़े क्वालिफाइड बंदे हैं, मुझे उनका नाम पता, हमारे यहाँ पढ़ाते भी थे पास में, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई एडवांटेज नहीं है उनके यहाँ पढ़ाने होने का, ये मैं आपको आज से बता दूं। जो बंदा आपको ये कहता है कि मैं ICAP के अंदर जो है वो सारी चीजें मेरे दोस्त यार हैं वो पेपर निकाल के दे देते हैं, उससे बड़ा काजिब और झूठा कोई नहीं है। आप ICAP की कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, और है भी ऐसे, ठीक है जी। अच्छा जी, कहाँ जा रहा है भाई? सर हमारे पास कोर्स में क्या चीज है मेरे बच्चों, ये आप लोग नोट करोगे, ठीक है, ये आप लोग नोट करोगे। मैंने लिखा नॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बट डेविल लाइज इन द डिटेल्स, ठीक है जी। पहला पहला एरिया 40 से 50 नंबर पहले एरिया से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डबल एंट्री आती है बट डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा काम है डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री पक्की कराना, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर 40 से 50 मार्क्स है, क्या क्या सर? 4 टॉपिक, 40 से 50 नंबर, सोचो 4 ही टॉपिक्स, और इन 4 टॉपिक से कितने मार्क्स? इसके बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ गया तो आधी आवाम पास होगी, आधी फेल होगी। कौन सा नॉन स्टैंडर्ड? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जनरल अकाउंटिंग से आप ये बनाओगे। हाँ जी, बढ़े हम आगे। FAR 1 के कोर्स में कुछ चेंजेस हैं, बहुत बड़ी चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स। ये एरिया जो है वो पिछली दफा 20 से 25 मार्क्स का होता था, अब ये 40 से 50 मार्क्स का है, ठीक है। लिख लिया, कॉपी कर लिया सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ठीक है जी। ये पहले 8 नंबर की आती थी, अब 20 नंबर तक की टेस्ट होगी, ठीक है। मैं इसके आगे लिख भी देता हूं अगर कंप्यूटर मुझे अलाउ करे। ये 20 नंबर की टेस्ट होगी, ये 8 नंबर की मैक्सिमम टेस्ट होगी, ये 20 नंबर का टेस्ट हो सकता है, ये अप टू 20 मार्क्स टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। एक बीच में 8 नंबर वाला टॉपिक है, और बाकी जो है वो 7 बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ उसमें, बाकी बाकी तीनों क्या है 20-20 मार्क्स वाले, ठीक है। बढ़े आगे, कर लिया कॉपी? अच्छा, फिर हमारे पास एक 4 आने वाला एरिया है, ये है जनाब रेशोज एंड फ्रेमवर्क, 10 से 20 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 2 ही टॉपिक हैं, एक टॉपिक है फ्रेमवर्क की, एक क्लास का। रेशोज में हमारे 3 से 4 क्लासेस लग जाएंगी, मे भी 5 क्लासेस लग जाएं, ठीक है जी। इन दोनों पे सवाल मैक्सिमम 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 20 मार्क्स का आ सकता है,
लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे 5 नंबर का सवाल भी आपको बड़ा फील होगा, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है जी, इसमें कोई वो नहीं है, डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं, ये प्योर थ्योरी है। ये वाला ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट में नंबर्स हैं। बिल्कुल ले सकते हैं मरियम, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। बिल्कुल अनस, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो बच्चे पिछले अकाउंट्स लेंगे वो ये वाली क्लास अटेंड करेंगे। बच्चे पहले नहीं, वो मतलब इवेंचुअली इसमें मर्ज होंगे, लेकिन एक टॉपिक के बाद। ठीक है जी, पढ़े आगे मेरे बच्चों। चले जी, तीसरा हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये है 35 से 45 मार्क्स का एरिया, और इसमें है बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। इसी क्लास में बैठेंगे लेकिन थोड़ा सा लेट, ठीक है ना। जवाब दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आगे चला जाऊं, मैं सारे लॉजिस्टिक्स के जवाब दे देता हूँ कि जो मसले मसाइल हैं। ठीक है जी, देखो आप लोगों ने भी तो लूट मचाई ना, जहां आप लोगों को पता चला कि इंट्रो का पेपर एग्जाम्प्ट है, आपने कहा ये तो हराम जानवर का गोश्त है, आपने उसको हाथ ही नहीं लगाया। ठीक है ना, इतना सुतेला वाला सलूक करोगे। ये तो छोड़ो, फिर आईए में तो कुछ लोग नजर आए। आई कैप ने एक हॉल बुक कराया, बता, इको के लिए, एक बच्चा नहीं आया उसमें। वो इन्विजिलेटर पेपर पकड़ के खड़े रहे पूरा दिन कि कोई भूला भटका आ जाएगा, हम उसको पेपर पकड़ा देंगे। तो आप लोगों ने तो उसको हाथ ही नहीं लगाया ना। अच्छा जी सर, इसमें है मेरे पास ये तकरीबन 6 स्टैंडर्ड्स हैं, 5 है, 6 5 है। अच्छा सुनो, इसमें सिवाय ऊपर वाले स्टैंडर्ड के जो अप टू 20 मार्क्स टेस्ट हो सकता है, ये सारे स्टैंडर्ड अप टू 8 मार्क्स टेस्ट होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, 35 नंबर के अंदर ये सारे, और ये अप टू 20 मार्क्स टेस्ट होगा। तो इसका मतलब है सर, नीचे वाले हर स्टैंडर्ड से 5 5 6 6 8 8 मार्क्स की चीज जरूर आएगी। ये जो छोटे क्वेश्चन है ना, वो यहां से बनेंगे। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर क्लास में पीपी को ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आप पहली दफा पढ़ रहे हो। ठीक है, जिन्होंने आईए में नहीं पढ़ा, इसमें ट्रायल बैलेंस लेजर वगैरह की प्रैक्टिस नीडेड है बिल्कुल भी नहीं। एक ही बच्चा इको देने गया है, अरे मैं देने गया। कितने लोगों ने इको का पेपर दिया इस दफा? 3 लोग माशाल्लाह, यहाँ भी मिल गए 4 लोग। गुड है। आईए का पेपर किसी ने दिया जाके, सोचा कि देखे आए, चलो गुड, वेरी गुड। आपको पता है लॉ का पेपर कितने लोगों ने दिया आई कैप? 11,000 लोगों ने आई कैप का पेपर। 11,000। उस दिन इलेक्शन चल रहा था सैटरडे वाले दिन, तो वहां सारे परेशान थे जो आई कैप की अथॉरिटीज थी कि इलेक्शन भी देखना है और 11,000 लोग गलत पेपर भी दे रहे हैं, किसी जगह पे छोटा मिसहैप भी हो तो बड़ा अजाब बन जाएगा। तो पूरा टाइम उसमें परेशान थे जी। बड़े हम आगे दोस्त, मैंने भी दिया कैफ 1 कैफ 2, शुक्रिया बेटा। हाँ जी, बड़े हम आगे। अच्छा, ये कर लिया ना कॉपी? वाई सो लो रिजल्ट नहीं है सर, लो रिजल्ट नहीं है, ये पुराने वाली चीज है। अच्छा रिजल्ट है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं कुछ जिनको हमने डिस्कस करना है, ताकि हम वो प्रॉब्लम्स मतलब खुद अपने लिए क्रिएट ना करें। देखो एक चीज सुनो, मुझे एक बात बताओ, आपको ये पूरी चीज, पूरा जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया, आपको क्या नजर आया? शुरू के 4 टॉपिक में कितने मार्क्स हैं? 40 नंबर है 40 नंबर है ना, 40 नंबर 4 टॉपिक्स के अंदर है, 40 नंबर। तो मुझे बताओ यार, मेरा मेरा पूरा फोकस, पूरी जान मैंने उन 4 टॉपिक्स पे तो मारनी है, ताकि वहां से निकले मेरे 40 से 50 नंबर। आपने तीसरा एरिया जो देखा, उसमें मार्क्स हैं 35 से 45, लेकिन उसके अंदर रेंज काफी ज्यादा है। अब मुझे बताओ, एज अ लॉजिकल मतलब एक प्रूडेंट इंसान, 40 नंबर के लिए 4 भी है और दूसरी तरफ 45 नंबर के लिए 5 है, तो अगर मैं इन 2 एरियाज पे मेहनत कर लूं रीजनेबल हद तक, तो मेरे पास होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। टॉपिक्स टोटल 9 टॉपिक्स हैं जिसपे आपने काम करना है। बीच वाले 2 टॉपिक तो वो बेचारे मासूम है, वो अगर आपने हल्के भी किए, आपकी तैयारी की बात कर रहा हूं मैं, तो कराऊंगा दोनों को रिलीजियसली, पूरा सारे एरियाज को मैं रिलीजियसली करवाऊंगा। ठीक है जी, मेरे मेरे मतलब ये
मेरे लिए जो है ना वो मजहब वाला मामला है खाना, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए आप अपने सिर्फ जो है वो उतना ही पढ़ के जाते हो जितनी जरूरत होती है, ऐसे ही है ना। तो आप लोगों ने अगर मतलब वो देख लिया, पहला और तीसरा एरिया अच्छे से देख लिया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो एक चीज और सुनना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में ये आता है, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं, ये सोच के कि प्रैक्टिस से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट पॉलिश हो सकते हैं, क्रिएट नहीं हो सकते, ये दिमाग में रखना। अनलेस कि आप जो है वो सुपर जीनियस किस्म के बंदे हो और चीजें जो है वो पिक कर लेते हो कि अच्छा ये ट्रीटमेंट इसलिए है, क्योंकि देखो बाज़ औक़ात एक ट्रीटमेंट आप करते हो ना, उसके 10 एक्सेप्शन होती है, वो मेरी पता होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाना, उस पर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड नाइदर कॉन्सेप्ट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। दोनों आपने मुकम्मल करनी। आपने खाली कॉन्सेप्ट लिए, प्रैक्टिस नहीं किए, गए आप तबाह हो गए, ठीक है जी। फिर आपसे पेपर में काम नहीं होगा। और अगर आपने खाली प्रैक्टिस की, आपने दबा के को 30-35 सवाल कर दिए, लेकिन आपको जो है वो समझ में कुछ नहीं आता, अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड IAS 33 नहीं है क्या? देखो भाई, अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है कि अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड उन्होंने ऊपर नरेटिव में तो लिखा है, एग्जामिनेबल सेटअप के अंदर नहीं डाला उन्होंने। और जो स्टडी टेक्स्ट मेरे पास आई है उसके अंदर भी EPS का चैप्टर नहीं है। तो अपेरेंटली उन्होंने जो ऊपर वर्ड लिखा है वो गलती से लिख दिया है, ठीक है जी। तो मेरे पास तो किताब आ गई है, आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। आज मैंने कॉस्टिंग की शेयर कर दी, तो मैं FAR1 भी आप शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम जरा उसको इग्नोर करना। अच्छा जी सर, दूसरी चीज ये सर, ये एक चीज याद रखो, ये एक सबसे बड़ा अजाब है। लोग जो है ना वो सोल्यूशन को याद करना शुरू करते हैं, यहां आता है प्रॉब्लम। लोगों को सोल्यूशन रट्टा मारने की आदत हो जाती है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, एक को ऊपर रखेंगे, एक को नीचे रखेंगे और साइड में से ये निकल आएगा। ये काम नहीं करना अल्लाह के वास्ते। इसमें बहुत रूम है सब्जेक्ट के अंदर ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, आपको रट्टा लग जाएगा। एक ओपनिंग बैलेंस उठाना है, एक क्लोजिंग उठाना है, दरमियान में ये डालना है, साइड में से वो निकलेगा। नहीं, लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ना, भले आप उसके बाद ये चीजें अप्लाई करो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, आप शॉर्टकट्स के लिए चीजें यूज कर सकते हो, उसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन खाली शॉर्टकट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता, ये फिर यार बेड़ा गर्क करेगा। और आखिरी चीज, आपने सिलेबस को जो है ना इज्जत देनी है। और मैं आपको बताऊं, लोग इज्जत देंगे नहीं, क्योंकि इसके बराबर में जो FAR1 पढ़ रहा होगा, मोस्टली स्टूडेंट उसके साथ कॉस्टिंग दे रहे होंगे और काफी सारे स्टूडेंट उसके साथ जो है वो टैक्स पढ़ रहे होंगे, कुछ लॉ भी दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये बेचारा यतीम फील करेगा, ठीक है ना यार, इसको घास ही नहीं डालेगा, ठीक है जी। क्योंकि कॉस्टिंग में आप लगे होंगे, वो मुश्किल है। ये थोड़ा ऐसा है कि आप इसको घास नहीं डालोगे, लेकिन मैं अब आपको बताऊं बाद में बहुत तकलीफ देगा ये, तो इसको आपने हल्का नहीं रखना है, ठीक है जी। आपने कहा था ICAP वेडनेसडे को PCSC के बारे में, बेटा ICAP ने अभी एक पूरा सेशन रख दिया है। आप लोगों को ईमेल आ गई है कि पूरा FAQs का एक सेशन है, उसमें सारी चीजें वो बता देंगे, ठीक है ना। सेट है ना, वो सारे मामला उसके अंदर देख लेंगे। जिस बंदे ने उस पर काफी सारा काम किया है पूरे सेटअप के ऊपर, पूरे जो है वो स्कीम के ऊपर, नजमुल हुसैन साहब, अनफॉर्चुनेटली वो इस दफा इलेक्ट नहीं हो पाया ICAP में, इलेक्शन में, ठीक है ना। 16 वोटों से मैं आ रहा और वो तकरीबन 300 वोट से वो बाहर हो गए। तो वो उन्होंने काम सबसे ज्यादा एजुकेशन स्कीम पे उन्होंने किया, क्योंकि वो काउंसिल मेंबर थे उस वक्त। तो वो बेसिकली खुद प्रेजेंट करेंगे, तो वो जरूर अटेंड करना, क्योंकि उस बंदे को असल इनसाइड सारी चीजों के पता है, ठीक है जी। ये सेशन किस दिन है आपस की बात है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक ईमेल में इस तारीख को, मंडे को, मंडे को देख लेना भाई, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद भैया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कांस्टेंट रिवीजन करना है। यहाँ से क्यों नहीं हिल रहा भाई? अल्लाह माफ करे। या इसको बुला दोगे वसीम को? लग गया? बस हो गया, हो गया, आ जाओ। अच्छा जी सर,
आपको एक किताब मिलेगी जिसपे जो है वो काफी सारा काम हुआ है, वो हमारा मैनुअल है। उसके अंदर सारे पास पेपर्स भी शामिल हैं, उसके अंदर हमारे अपने बनाए हुए सवाल भी शामिल हैं, उसके अंदर ICAP की स्टडी टेक्स्ट की भी अच्छी खासी चीजें शामिल हैं। तो अच्छा, स्टडी टेक्स्ट आपको भाई लाजमी अपने पास रखना है। अगर आपने ICAP की स्टडी टेक्स्ट में से कोई चीज मिस की और आपको आपके टीचर ने कहा यार ये नहीं करके जाओ, ये नहीं आता, ये कभी पूछा नहीं गया, आप यकीन करें पहली चीज आपको पेपर में वही नजर आएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। ICAP की स्टडी टेक्स्ट, अगर कोई टीचर आपको ये कहता है कि फजूल तरीन किताब है, शायद वो क्वालिटी के हिसाब से कह रहा हूं, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपने अगर कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है पूरे कोर्स की, तो आपने स्टडी टेक्स्ट को सामने जरूर रखना है। उसके अंदर कोई हेडिंग, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने क्लास में नहीं पढ़ा। ठीक है जी, आसान से आसान चीज भी आपका टीचर का काम है कि वो आपको क्लास में कराएगा। ठीक है ना, आपने उसको इग्नोर किया। मैं आपको फिर बता दूं, पहली चीज जो पेपर में आप देखोगे वो वही होगी जो आप छोड़ के गए होगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये ICAP के साथ एक नहुसत अटैच्ड है कि आप कोई चीज छोड़ के जाओ, पहली चीज पेपर में वही होगी, पहला सवाल। अच्छा जी सर, हमारा एक ग्रुप है, ठीक है ना, इस दफा हम थोड़ा सा ऑनलाइन का ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। एक ग्रुप होगा जिसमें आप अपनी बकवासियात, ये सारी चीजें लेके चल रहे होते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक ग्रुप बनेगा जो सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का होगा, जिसमें स्टूडेंट सवाल पूछेगा और टीचर उसका जवाब देगा। उसमें स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। जहां आपने इंटरेक्ट किया वहीं आपको ग्रुप से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। उसका रीजन क्या है? ताकि टीचर को जो है वो रिफाइंड क्वेश्चंस मिले उसके अंदर, और वो आपको जो है वो तरीके से जवाब दे सके। क्योंकि आप सवाल पूछते हो, नीचे चार जो है वो कसाई आके उसका जवाब दे देते हैं, टीचर के जवाब देने से पहले उस बच्चे का कॉन्सेप्ट का सत्यानाश हो चुका होता है। ठीक है ना, तो एक ग्रुप हम ऐसे रखेंगे जिसपे क्या हो, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो। ठीक है जी, उस पर आप सवाल पूछें, हम आपको जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि उस सारे जवाबों को जो वॉइस नोट के थ्रू हम देंगे आपको ना, उसकी प्रॉपर इन्वेंटरी मेंटेन्ड हो, ताकि आने वाले बैचेस में भी लोगों का फायदा हो उससे। ठीक है जी, तो दो दो ग्रुप्स बनेंगे। एक ग्रुप अभी जो बना हुआ है ये थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम लोग हैं। दो रजिस्टर्ड ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप सुकून से सवाल पूछें जो आपने टीचर से पूछना है। ठीक है, और बाकी दूसरा हुल्लड़बाजी के लिए हम आपको दूसरा मैदान देंगे। आप दोस्त यार हो, आप लोग उसके अंदर बातचीत कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद होता है थैंक यू, और इसके बाद आता है हमारा पहला टॉपिक। सर आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे? जी बिल्कुल बेटा, अनफॉर्चुनेटली आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा। इन ग्रुप्स में कब तक ऐड किए जाएंगे? मर्दान मैदान में क्या हुआ, पहले ही हुल्लड़बाजी के लिए। अच्छा, एक मैदान मिला हुआ है, ओके ठीक। यार अंग्रेजी में लिख लिया अगर भाई। अच्छा जी, एक चीज और सुन लो भाई, जिससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात करनी है, मेरा नंबर ले लो, उस पर मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। सर क्लास में ना कमेंट्स में जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है जी, लेकिन अल्लाह के वास्ते एक दफा खुद डिसाइड कर चुके हो ना, तो फिर दोबारा नहीं पूछना। ये नंबर अपने पास रख लो। जिसको सब्जेक्ट सिलेक्शन से मुतालिक कोई चीज पूछनी हो, इस पे पूछ लेना। रात 10 बजे के बाद मैं आज जवाब दे पाऊंगा। आज पूरा दिन क्लासेस हैं, रात 10 बजे मैं फारिग हो जाऊंगा, आपको मैं सुकून से जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज टीचर से पूछना जरूरी नहीं है, आप खुद भी सोच सकते हो। माशाल्लाह चीजें जो सीक्वेंस में आ रही है वो दे देना। कब से पूछा हुआ है, आपने जवाब नहीं दिया। ये शिकायत मेरी बेगम को भी रहती है, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ देख लो दोस्त। अच्छा प्लीज बोर्ड पे देखना दोस्त, एक छोटी सी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं और पूरा फोकस आपने करना है। और मैं फिर बता दूं, अगले 10 मिनट में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं, IS 36। IS 36 कौन से वाले ब्लॉक में था सर? थर्ड वाले ब्लॉक में था। इससे मैक्सिमम कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है? 8 नंबर का सवाल आ सकता है इससे मैक्सिमम, ठीक है। चलिए विनेश कर दूंगा, मेरी जान रिप्लाई दूंगा। चलो जी, अच्छा देखिए, सुने सुने, सारी चीजें छोड़ दो, पूरा फोकस बोर्ड पे करो, सारी चीजें छोड़ दो। देखो IS 36 का नाम है इम्पेयरमेंट।
इम्पेयरमेंट क्या होती है वो भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक मिसाल के तौर पर एक प्लांट खरीदा, या प्लांट को छोड़ो, मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने कार खरीदी 100 रुपए में। किस नियत से? इस नियत से खरीदी कि मैं इसको उबर में चलाऊंगा, करीब में चलाऊंगा, पूरा दिन इंशाल्लाह ताला इससे अपना रोजी रोजगार रखता रहूंगा, पैसे कमाता रहूंगा। डन। कितने रुपए की खरीदी? 100 रुपए की। पैसे मैं आप लोग की हिसाब से ही रखूंगा, ठीक है ना, आप इसको मिलियन अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। 100 मिलियन रुपीस की हमने, 100 मिलियन की कार ना, माफ करे, चलो जी आप 100 रुपए अज्यूम करो। सर हमने कार खरीदी, सर इस कार की यूजफुल लाइफ अज्यूम करते हैं हम जनाब 5 साल है। कितने? 5 साल। 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद ये कार किसी लायक नहीं रहेगी, ये कार जो है वो कचरा हो चुकी होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं 5 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बची हुई चीज, रेजिडुअल हम कहते हैं बची हुई चीज को, ठीक है जी। तो इसकी बचे हुए एसेट की वैल्यू क्या होगी? 0। अब इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा कि 5 साल बाद गाड़ी 0 कैसे होगी, हम उसको लोहे के दाम में बेच देंगे। भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ 0, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको मना कर रहा है कि आप पुरानी गाड़ियां नहीं बेचोगे, वो आपको गवर्नमेंट को दे देनी है, ठीक है, और उसके बदले आपको क्या मिलेगा? अल्लाह से दुआ, अल्लाह से जो है वो दुआ की जाएगी आपके लिए, पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है जनाब इसकी? 0। अब बता सर खरीदा कितने का हमने इसको? 100 रुपए में। लाइफ इसकी कितनी है? 5 साल है सर। मुझे बताओ कितने साल मुझे पैसे कमा के देगा? 5 साल तक, हर साल मुझे इनकम कमा के देगा, ऐसा? अगर हर साल मुझे इनकम कमा के देगा ये एसेट, तो क्या मैं ये कहूं कि मैंने 100 रुपए का खर्चा कर दिया आज, मेरे 100 रुपए का एक्सपेंस हो गया आज? नहीं सर। मुझे बताओ ये गाड़ी आपको बेनिफिट कब तक देगी? 5 सालों तक देगी। तो क्या ये आपका आज का लॉस है, आज का एक्सपेंस है ये? नहीं, ये आपको बेनिफिट कब तक देगा? तो सर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब आप एक एसेट खरीदो, जब आपको वो बेनिफिट देगा ना, तब वो एक्सपेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? जब तक उसने आपको बेनिफिट नहीं दिया वो एक्सपेंस नहीं है। मैंने सर 50 रुपए का दूध खरीदा, एक्सपेंस या एसेट? एसेट सर, पिया थोड़ी अभी तक। फिर चाय बना ली उससे, अभी तक बेनिफिट दिया उससे मुझे नहीं, चाय पी गया मैं, अब एक्सपेंस हो गया। तो इसका मतलब है जब आपको बेनिफिट मिल जाए तब वो क्या बनेगा? जब तक बेनिफिट नहीं मिला वो क्या है? एसेट है। तो मुझे बताओ कार अभी मैंने खरीदी है, क्या ये एसेट है या ये एक्सपेंस है? क्योंकि इसने अभी तक मुझे बेनिफिट नहीं दिया, ऐसा? सर मैंने क्या किया, इसको चलाना शुरू किया, 1 साल मैं इसको चलाया सुकून से, 1 साल बाद ये गाड़ी पुरानी हो गई है, अब ये नई नहीं है, 1 साल चल चुकी है ये। बताओ 1 साल रुपए में, 1 साल में ये कितने रुपए का एसेट घिस गया होगा? अगर अज्यूम करते हैं इसकी लाइफ 5 साल है, तो मैं आसानी के लिए अज्यूम कर सकता हूं कि इस एसेट की अमाउंट 20 रुपए क्या हो गया होगा? घिस गया होगा। ये घिसने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? ऐसा? अब बताओ मेरी बुक्स में इस एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 80 रुपए रह गई। मैंने कहा भाई 5 साल के लिए एसेट खरीदा था, 5 साल का एसेट है, उसकी टोटल लाइफ 5 साल है, 1 साल इस्तेमाल कर लिया, 20 रुपए एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स में कम हो गई। कितने रह गई? क्या मार्केट में भी 80 का बिक रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो अपनी बुक्स में रखा हुआ है इसको 80 पे। अब शायद मे भी ये 80 रुपए से ज्यादा पे मार्केट में चल रहा हो, चाहे शायद 80 रुपए से कम पे चल रहा हो। 20 रुपए हमने इस एसेट की वैल्यू को नीचे कर दिया, हमने कहा ये एसेट 20 रुपए का इस्तेमाल हो गया। अब कितनी कितनी वैल्यू का इसमें इस्तेमाल बाकी है? अब क्या मैं कह सकता हूं 100 रुपए का एसेट है, तो मैं कहूंगा भाई 100 रुपए का एसेट था, उसमें से 20 रुपए क्या हो गए? एक्सपेंस हो गया, बाकी कितने रह गए? 80। अब 1 साल खत्म हो चुका है इस एसेट को। सर 1 साल खत्म हो चुका है, मैं गाड़ी चला रहा था, ओवर में एक पैसेंजर को लेके जा रहा था, उसने कहा सर आपके पास जो ये गाड़ी है, आपको पता ये एक बकवास तरीन गाड़ी है। मैं उसको पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा अजीब आदमी यार, इसी में बैठा इसी को गालियां दे रहा है। उसने कहा सर नहीं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि अब आपको पता है चाइना की गाड़ियां आ चुकी हैं, ठीक है जी, वो उसकी पेट्रोल कंजम्पशन बहुत कम है, आप उस गाड़ी में इतना सारा पेट्रोल खर्च करते हैं, गाड़ी है भी कोई 2 टके की, ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ सर डाउन द लाइन ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, लोग इसमें सफर भी नहीं करेंगे, इतनी आरामदेह गाड़ियां आ चुकी है, ठीक है जी। अब पहली दफा मुझे क्या होना शुरू हुई? टेंशन हुई कि यार इस गाड़ी की अब वो वर्थ नहीं रही जो मैं सोच के मैंने खरीदा था इसको। अब सुनो जरा दोस्त, मैंने पैसेंजर को उतारा गाड़ी से,
और गाड़ी लेके मैं चला गया सर एक ऐसी मार्केट में जहां पुरानी गाड़ियां खरीदी बेची जा सकती है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये जो मेरी गाड़ी है जिसपे मुझे बड़ा फख्र है, ये गाड़ी अगर मैं बेचूं तो कितने की बिकेगी? शोरूम वाले ने कहा ये गाड़ी हम 50 रुपए की खरीदेंगे। कितने की? तो मुझे पता चला मेरी गाड़ी की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू कितनी है भैया? 50 रुपए। कितनी? 50 रुपए। ऐसा है सर। अब मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा मेरे हिसाब से तो यार 80 रुपए की गाड़ी है, लेकिन मार्केट में तो उसका वाकई सत्यानाश हो चुका है। अब ये कितने रुपए की वैल्यू रह गई इसकी? 50 रुपए की। अब मैं टेंशन में था, मैंने एक और दोस्त को फोन किया, वो भी उबर की गाड़ी चलाता है। मैंने कहा मेरे पास ये गाड़ी जो है वो, मैं अभी मार्केट में पूछने गया, ये तो खाली 50 रुपए की जा रही है, जबकि मेरी बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है? 80 रुपए की है। उसने कहा भैया आप इसको अगर चलाओगे भी ना, तब भी ये गाड़ी आपको मैक्सिमम अगले 4 सालों में सिर्फ 70 रुपए का कैश जनरेट करके देगी। मैंने कहा तुम ये कह रहे हो कि मैं जो उससे पैसेंजर उतारूंगा, चढ़ाऊंगा, ये सारे काम करूंगा, नेट मुझे? उसने कहा आपको सिर्फ 70 रुपए का प्रॉफिट होगा इस गाड़ी से। मैंने कहा यार ये तो मेरे पैसे भी रिकवर नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? 4 साल तक चलाऊंगा तो कितना कैश जनरेट होगा? 70 रुपए का जनरेट होगा। इसका मतलब है सर, मैं कह सकता हूं कि इस एसेट की फेयर वैल्यू 50 है। इस एसेट का वैल्यू इन यूज, ये क्या होता है? अगर आप इस एसेट को चलाओगे, इससे आपको फ्यूचर में कितना कैश मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है? 70 का। बेचूं तो कितने मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं। ना बेच के मुझे 80 रुपए मिल रहे हैं, ना चला के 80 रुपए मिल रहे हैं। बताओ मैक्सिमम दोनों में से क्या है? 70 है। तो चलाऊं या बेच दूं? चलाऊं या बेचूं? चलाऊंगा तो 70 मिल जाएंगे, बेचूंगा तो बताओ इन दोनों में से हायर कौन सा है? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? चलाएंगे तो कितना कैश जनरेट होगा, बेचेंगे तो कितना कैश जनरेट होगा, वो क्या है? वो फेयर वैल्यू है। तो सर मुझे नजर आया यार 70 रुपए बन रहे हैं भाई, 80 रुपए तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाए, उसने कहा लानत है उस शख्स पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा लानत है उस शख्स पे जिसको ये बात पता हो कि उसका एसेट 80 रुपए जनरेट नहीं करेगा, और उसके बावजूद वो उसको किस पे कैरी कर रहा हो? 80 रुपए पे कैरी कर रहा हो। किस पे रिकॉर्ड करके बैठे? 80 रुपए पे। तो उस शख्स पे लानत है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, और किताब में हम कोई झूठ नहीं लिखते। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास ये एसेट 80 रुपए पे आ रहा है, जबकि इसकी वैल्यू नजर कितनी आ रही है? तो क्या मैं अपने 80 रुपए वाले एसेट को उठा के 70 रुपए पे गिरा दूं? हैं? कितने रुपए का लॉस बुक करूं? 10 रुपए का लॉस। मैंने कहा यार 10 रुपए का लॉस हो गया भाई, ये 10 रुपए का लॉस कहलाता है इंपेयरमेंट। ये क्या कहलाएगा? इंपेयरमेंट कहलाएगा। बस उसको तुम लोग स्पेलिंग देख लेना, ठीक है जी, सही लिख देता हूं मैं, कोई मसला नहीं। कितने रुपए का? अब बताओ इंपेयरमेंट है क्या? व्हाट इज इंपेयरमेंट? लॉस किस चीज में? सर गौर से सुनना, गौर से सुन। 80 रुपए क्या है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का वो हिस्सा जो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, बुक वैल्यू का वो हिस्सा जो हम रिकवर, बताओ 80 रुपए की बुक वैल्यू में से तुम कितने रिकवर कर पा रहे हो? मैक्सिमम 70। मैक्सिमम 70। क्या तुम्हें 80 रुपए रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं। कितने रुपए तुम्हें रिकवर होते हुए नहीं नजर आ रहे? 10 रुपए। ये क्या होगी? हमारी इंपेयरमेंट होगी। बेसिक बात समझ आ रही है? सर ये पहले कॉपी कर लो। जी मेरे बच्चे, ये वैल्यू न्यूज, ये सारे सालों का टोटल है। पूरे 4 साल की, टेक्निकल टर्म्स बता दूं, ये पूरे 4 साल के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है? ये आगे के सारे 4 सालों में जो एसेट इस्तेमाल होगा उससे कितने पैसे जनरेट होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। जी मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन 30 हो जाती तो फिर ये एसेट इंपेयर्ड नहीं होता, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन 30 हो जाती तो ये एसेट इंपेयर्ड नहीं होता, यानी हम बाद में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते तो शायद इंपेयरमेंट नजर नहीं आता। दोनों आएंगे राफे, दोनों मॉडल्स आएंगे इसके अंदर। डेप्रिसिएशन को इंपेयरमेंट नहीं कहेंगे। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इस्तेमाल करके एसेट को कम करना, और इंपेयरमेंट का मतलब क्या है? आपके पास 100 रुपए, आप खा पी गए, ये एक्सपेंस है, चोरी हो गए, ये लॉस है, ठीक है ना?
बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सर 4 साल के 70 रुपए रिकवर होंगे, जबकि सेल 50 रुपए की। ये प्रेजेंट वैल्यू है मेरे बच्चे, ईसा कलीम ये प्रेजेंट वैल्यू है। सर अगर वैल्यू न्यूज 90 होती तो ये एसेट इंपेयर्ड नहीं होता। थोड़ा सा आगे जाने दो, सारी चीजें समझा रहा हूं। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो एसेट की एंड में बच जाएगी, जब अपने 5 साल पूरे कर लेगा, उसके बाद ये कितने का बिकेगा, ये रेजिडुअल वैल्यू है। एसेट से जो हम पैसे जनरेट करेंगे उसको वैल्यू न्यूज कहते हैं। बिल्कुल सही कहा जी मेरे बच्चों। बड़े आगे हम इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस बता दें। डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करके जो एसेट की वैल्यू गिरी है वो डेप्रिसिएशन है, और एसेट की वैल्यू अदर फैक्टर्स की वजह से गिरी, मुल्क में अच्छे सब्स्टिट्यूट्स आ गए, ठीक है जी, हमारा एसेट डैमेज हो गया, इस तरह की चीजों के लिए अगर वैल्यू गिर रही है ये इंपेयरमेंट है, ठीक है जी। मैनुअल का पीडीएफ दे सकते हैं, बिल्कुल दे देंगे भाई। हार्ड कॉपी कहां से मिलेगी? हमारे आधे प्रॉब्लम यही है, ये कोई नहीं पूछ रहा इसमें क्या मसला है, सामान कहां से मिलेगा, ठीक है जी, पतलून में जेबें डल जाएंगी, हैं, सब हो जाएगा मेरे बच्चों। 2 मिनट रुक जाओ, हमेशा हायर वैल्यू लेंगे। बिल्कुल आपकी बुक्स में क्वेश्चन के साथ आंसर होंगे, नहीं होंगे, कुछ कुछ आंसर्स होंगे, कुछ आंसर्स होंगे, कुछ के नहीं होंगे, ठीक है जी। अच्छा तुम लोग मतलब थोड़ी भी बात करोगे ना आपस में तो आवाज यहाँ तक आती है, क्योंकि क्लास में आवाज गूंजती है। तो अभी आपस में अगर कोई बात करें तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखें, ठीक है, कोशिश करें बात ही ना करें। आपकी बुक में आंसर के साथ क्वेश्चन होंगे। इंपेयरमेंट लॉस होता है, बिल्कुल बेटा इंपेयरमेंट लॉस होता है, बिल्कुल जी। अच्छा जी, देखो मैं एक तुम्हें बड़े पते की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं शायद अपने पूरे टीचिंग करियर, अपने प्रोफेशनल करियर का ना, एक लाइन में अगर आपको निचोड़ बताऊं ना, वो ये कि इस पूरे प्रोफेशन में वो बंदा एक्सेल करता है, वो बंदा आगे जाता है जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जो अटेंटिव टू डिटेल्स होता है, जो सुनता है, चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बीमारी जो इस प्रोफेशन में लोगों के फेलियर का बायस बनती है वो है लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है जी। आप उनको पढ़ाओ, वो यहाँ वहां भटक जाएंगे, कुछ को बाखुदा ये तार अच्छी लगने लगेगी, वो तार कहाँ जा रही है वो उसी को फॉलो कर रहा होगा, ये घूमते हुए इसी में घुसी, फिर यहाँ से निकली, अच्छा यहाँ से भी निकली, ओके कहाँ तक गई, कहाँ तक गई, ठीक है ना। कुछ लोगों को आगे वाले बंदे के बैठ के ना गुद्दी के बाल नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ लोगों को मेरे चप्पल नजर आ रहे होंगे। अल्लाह के वास्ते फोकस रखना चीजों पे, मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, ताकि आप इधर उधर डायरेक्ट ना हो। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं शायद मतलब आप जितने लोग यहाँ बैठे शायद मैं सबसे कचरे तरीन स्कूलों से पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरी एक आदत है और आज भी आदत है, ठीक है ना। आप खैर आदत जो है वो घर वालों ने छुड़वाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना अपनी चीजों के लिए, मैं सारी चीजें साइड पे कर देता हूँ, फिर मैं मुझे इंसान नजर नहीं आता, फिर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा होता हूँ, चीजें देख रहा होता हूँ, ठीक है ना। आप लोग यहाँ 5 मिनट का सेशन लगा लो, उसके बाद आप उठाते हो मोबाइल, दोस्त को मैसेज करते हो, कोई स्नैप बना रहा होता है, ठीक है जी, यहाँ वहां भेज रहा है स्टडीइंग हार्ड, नो पेन नो गेन, ठीक है ना। वो जिम में आते हैं नए नए छोटे छोटे बचुंगड़े, वो आते हैं, वो 2 डंबल उठाने के बाद वहां लिखते हैं मसल्स कमिंग सून, ठीक है जी, नो पेन नो गेन। आए हुए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको कहता हूं यार आप काम करो, आप करते हुए नजर नहीं आओ, ठीक है ना। ये हमारे अंदर हद दर्जे की नदीदगी है। हम कभी खाना खाने जाते हैं, ठीक है ना, तो वो बेगम ने पहले तस्वीरें लेनी है, वो क्या नदीदगी है, नहीं वो आप नहीं समझ सकते। खाना खा लो यार एक चीज को, उसको नहीं, मैं आपको भी ये बोलूंगा, देखो आप सब यार, देखो इस पूरे कोर्स में आपने कंसंट्रेट करना है, जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ अटेंशन से वो सुन लो, बाखुदा इसके सवाल तंग नहीं कर दें। इसमें जो जो मतलब बेड़ा गर्क करता है ना, वो कॉन्सेप्ट का ना होना बेड़ा गर्क करता है। एक चीज आपको समझ ही नहीं आ रही, आप उसका क्या जवाब दोगे यार। हर वो चीज मुश्किल है जो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है जी।
फोकस करो बाखुदा। आपको मैं इतना आपको बता सकता हूं, देखो यार अकाउंटिंग के मैं जो है वो फाइनल के की मार्केट का ऑलमोस्ट 80% पढ़ा। अभी इलेक्शन हुए, हार्डली पिछले 10-12 साल में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो या तो मुझसे पढ़ा ना हो, पढ़ा नहीं होगा तो जानता जरूर होगा। आप लोगों को यार मैं बाखुदा बता रहा हूँ, ये बहुत आसान चीज है, आगे इससे हद दर्जे मुश्किल चीजें आ रही है। तुम लोग ऐसे ही में बेड़ा गर्क हुआ। ये कह रहे यार ये डेप्रिसिएशन जो है वो मतलब क्या इस्तेमाल करने की वजह से आ रहा है, और इम्पेयरमेंट सर वो टूटने फूटने की वजह से भी आ सकता है, अल्टरनेटिव की वजह से भी आ सकता है। रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज है वो भाई अभी बताया, बची हुई वैल्यू। किस चीज से बची हुई वैल्यू? जब जिंदगी पूरी हो जाएगी उसकी उसकी क्या वैल्यू होगी सर? क्या वैल्यू होगी? जीरो होगी। ठीक है जी, याद रहेगा भैया ये। इस केस में एसेट सेल करना बेहतर है। खुद बताओ यार, मैं आपको कहूं कि एक चीज है जो आपको चलाओगे तो 70 रुपए देगी, बेचोगे तो 50 रुपए देगी, तो लॉजिकल बात क्या कहती है? इसको चलाएं या बेच दे? एक बंदा कहता है बेच दो, जान छोड़ाओ। नहीं, आप लॉजिकल सोचो भाई, हम प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल रखेंगे ना। प्रूडेंट रूल क्या है सर? प्रूडेंट बंदा वो होता है जो ज्यादा इनकम की तरफ जाता है या कम लॉस की तरफ जाता है, ऐसा? तो मुझे बताओ हम क्या करें सर यहाँ पे? इसको चलाएं या बेचें? चलाएं सर। अब आए जरा सर, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, और सुनना दोस्त, अच्छी देख छोटी चीज सुनना। इसका मतलब सर आपने मुझे एक चीज सिखाई, और सुनना और सुनना। एक टर्म आपने यहाँ यूज की जिसका क्या नाम है? फेयर वैल्यू को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, और सुनना सर, मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा है। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू क्या है? और सुनो अच्छे तरीके से समझना, 3-4 एग्जांपल्स आपको इस पे दूंगा ताकि आपके जहन में चीज बैठ जाए। और सुनो सर, भाई मेरे पास ये एक माउस है, ठीक है? ये माउस मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? बेचने जा रहा हूँ। ये वाला माउस, ठीक है जी, इसका क्या नाम है जी? इसका नाम है स्टाइलर। ठीक है जी, जो भी है सर, ये मैं बेचने जा रहा हूँ। और मैं बेचने गया तो मिसाल के तौर पे, क्या नाम है दोस्त? वलीद। वलीद मिसाल के तौर पर कंप्यूटर हार्डवेयर का जो है वो बिजनेस रन करते हैं। मैं वलीद के पास गया, मैंने कहा वलीद ये माउस में बेचने आया हूं, ये वाला माउस, स्पेसिफिकली ये वाला माउस, कैमरे में देख लें, ये वाला माउस आप वलीद भाई कितने रुपए का खरीदेंगे? वलीद भाई ने कहा ये जो आपके पास माउस है ये मैं आपसे 400 रुपए का खरीदूंगा। कितने का? वलीद ने कहा सर इस तरह का नया माउस भी है, इसी मॉडल का नया माउस भी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने कहा दिखाना। अब वलीद भाई के पास जो नया माउस पड़ा है वो मैं देख रहा हूं। मैंने कहा वलीद भाई ये तो बड़ा जबरदस्त है, ये कितने का है? उन्होंने कहा ये 600 रुपए का है। मैंने कहा अच्छा, ये मेरे वाला 400 का क्यों है? मैंने कहा सीधी सी बात है, आपके वाला जो है वो थोड़ा सा चला हुआ है, और जो मैं आपको नया दिखा रहा हूँ वो कितने का है? वो 600 रुपए का है, वो नया है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वलीद भाई यार इसके सही दाम लगाए, मैं आपको बेच दूंगा। वलीद ने कहा कि कितने का बेचना चाहेंगे? मैंने कहा मैं इसकी वैल्यू, इसी माउस की वैल्यू जो पुराना वाला है जो मेरे हाथ में, मैं इसके आपसे मांग रहा हूं 500 रुपए। कितने? अब बताओ, मेरे पास 3 वैल्यूज आ चुकी है। इस पर्टिकुलर माउस को जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो दुकान वाला है, वो कितने में खरीदने को तैयार है? 400 रुपए में। ये क्या कहलाएगी? बिड प्राइस। क्या कहलाएगी? बिड प्राइस। ये आपका एसेट मार्केट वाला कितने रुपए में खरीदने को तैयार है। अच्छा, मैं कितने में बेचना चाहता हूं? ये है ऑफर प्राइस। ये क्या है? अब बताओ, जिस जिस वैल्यू पे मैं बेचना चाहूं वो क्या है? ऑफर प्राइस। जिस पे सामने वाला खरीदने को तैयार है वो बिड प्राइस है। मैं इसको बेचना चाह रहा हूं 500 रुपए में, वो इसको खरीदना चाह रहे कितने में? 400 रुपए में। सर फिर इससे मुझे एक नया माउस भी दिखाया था, न्यू माउस की प्राइस। ये क्या? ये है रिप्लेसमेंट वैल्यू। अगर आप इस जैसा माउस आज खरीदने जाएंगे तो आपको कितने रुपए का ऐसा माउस मिलेगा, ये रिप्लेसमेंट वैल्यू। मुझे बताओ इन तीनों में से इस माउस की फेयर वैल्यू क्या है? लॉजिक क्या कहती है? इस माउस की फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू क्या है? 400 रुपए। 400 रुपए। इसका मतलब है जब भी आप एसेट बेचने जाओगे, उसी एसेट की वो वैल्यू जो मार्केट में दुकान वाला बंदा लगा रहा है वो क्या होगी? अच्छा, मैं क्या मांग रहा हूं? ये क्या है? ऑफर प्राइस। क्या ये फेयर वैल्यू है? नहीं सर, अगर इसको फेयर वैल्यू मानने लग जाए हम, तो मैं कहूंगा भाई मैं तो इस माउस के 5 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा।
ठीक है जी, क्योंकि जब से मैं माउस ये मैंने खरीदा है माशाल्लाह करोड़ों रुपए कमाए, तो इंशाल्लाह आगे भी इससे कमाएंगे, लेकिन मैं 5 करोड़ का बेचूंगा नहीं। तो याद रखना ऑफर प्राइस फेयर वैल्यू, क्योंकि ऑफर प्राइस किसके कंट्रोल में होती है? हमारे अपने कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में। मैं अपनी चीज के जितने भी मांग लूं, ऐसा है। आप देखें ना, आप गाय बैल खरीदने जाते हैं कुर्बानी के टाइम पे, तो किसी बैल पे हाथ रखें, वो कहता है जी 6 लाख। आप बैल को देखते हो, आप कहते हो, उसने कहा मेरी चीज है मैं मांगूंगा। तो बताओ मैं इस माउस की कितने मांग रहा हूं? 500 रुपए। ये क्या है? क्या ये फेयर वैल्यू है? नहीं। इस जैसा माउस नया कितने का मिलेगा? क्या ये इस माउस की फेयर वैल्यू है? नहीं सर, ये तो उसकी वैल्यू है नए वाले की। इसकी क्या वैल्यू है? तो आइंदा के बाद फेयर वैल्यू का मतलब क्या होगा? आइंदा के बाद एग्जामिनर तुम्हें मल्टीपल वैल्यूज दे, तुम्हें फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगी? बिड प्राइस निकालोगे। ऐसा है, कॉपी करो उसको, शाबाश। 600 है रिप्लेसमेंट वैल्यू। जी मेरे बच्चों, वी विल कंसिडर बिड प्राइस एंड इग्नोर द रेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा बेटा जी। बढ़े आगे हम, बढ़ जाए। शाबाश 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 शाबाश। सर क्या सही कहा? कब कहा? सर अगर मार्केट वाला 500 देने के लिए रेडी हो जाए तो फेयर वैल्यू 500 हो जाएगी। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है इस जैसा माउस कितने रुपए का मिलेगा नया, वो रिप्लेसमेंट वैल्यू है, वो हमारे लिए फेयर वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, बढ़े हम आगे दोस्त। जी मेरे बच्चे, वो कैरिंग अमाउंट होता है, वो नहीं हो सकती ना। अब मेरी बुक्स में ये जो एसी लगा हुआ है, ये पिछले 5 साल से लगा हुआ है। मेरे हिसाब से इसको मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। मैं अभी इसको लेके जाऊं मार्केट में, ऐसे भी 20-22 हजार रुपए मिल जाएंगे। हमने गाड़ी खरीदी और इसकी एक एवरेज लाइफ सेट की, ये मैं अपने घर की मिसाल बता रहा हूं तुम्हें। ये 5 साल चलेगी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी? कचरे के दाम हो जाएगी। हमने वो गाड़ी नई निकलवाई थी सिटी, कोई 17-18 लाख रुपए में, उस वक्त 2016 का मॉडल था। आज वो शायद उससे ज्यादा में जा रही है, 5 साल चलाने के बाद भी। ठीक है ना? तो याद रखना, जो बुक्स में वैल्यू है वो कभी भी मार्केट वैल्यू नहीं है, वो बुक्स के हिसाब से। ठीक है ना? जी जनाब। बिड प्राइस इज फेयर वैल्यू एक तरह से, बिल्कुल फेयर वैल्यू एक तरह से नहीं, हर तरह से यही फेयर वैल्यू है, और इसके अलावा कोई फेयर वैल्यू नहीं है। चलो जी, देखो मैं बहुत आसान आसान चीजें पढ़ा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। मैंने जहाज उड़ाना भी है, अभी हम रनवे पे ना सिर्फ उसको टैक्सी करा रहे हैं। ठीक है जी, बढ़ो आगे जनाब। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और सुनना। मेरे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट, ये क्या होती है? हमारी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है? हमारी बुक्स पे वो रिकॉर्डेड है 60,000 पे। कितने पे? 60,000 पे। और सुनना, इसकी फेयर वैल्यू 50,000 है। कितनी? मार्केट में ले जाऊं तो कितने का बिकेगा? मार्केट में ले जाऊंगा तो कितने का बिकेगा? 50,000 का। मार्केट तक ले जाने का खर्चा, अच्छा ये भी होता है, वो कहलाता है कॉस्ट टू सेल। मैं मार्केट ले गया, मार्केट वालों ने कहा 50,000। ठीक है जी, मार्केट वाले ने क्या कहा? 50,000। मैंने कहा ये 50, ये गाड़ी लो, 50,000 दो। उसने कहा नहीं सर, कागजात बनेंगे, चीजें होंगी, ऐसे थोड़ी पैसे देंगे हम आपको। तो वो सारे खर्चे जो इस एसेट को बिकवाने पे लगेंगे, बाज़ औक़ात ब्रोकरेज होती है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, सर वो सारे खर्चे मिसाल के तौर पे 2,000 है।
तो बताओ अगर मैं इस गाड़ी को बेचने जाऊंगा 50 तो मिलेंगे, लेकिन 2000 का खर्चा करने के बाद मिलेंगे 50। तो इसका मतलब अगर बेचने जाऊं तो मुझे नेट कितने पैसे मिल रहे हैं? 48,000। 60,000 की गाड़ी है, 60,000 का एसेट है, बेचने जाऊं 50,000 मिले, लेकिन 2000 के खर्चे के बाद। तो बताओ इस एसेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 48,000। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको चलाता हूं, तो अंदाजा है कि 54,000 रुपीज निकल आएंगे इससे। अंदाजा है कि इससे 54,000 रुपीज निकल आएंगे। तो बताओ मेरा पहला सवाल, इस गाड़ी को चलाऊं या बेच दूं? इस गाड़ी को चलाएं, इसका मतलब है इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन सी है? वैल्यू इन यूज कितनी? क्या 54,000 भी आपको जो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको 60,000 रुपए अपने रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपने जो बुक्स में एसेट को रखा हुआ है 60,000 पे, वो सही है? नहीं सर, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको कम कर देना चाहिए। कितने से? तो बताओ इसके अंदर इंपेयरमेंट कितने की है? 6,000 रुपए की इंपेयरमेंट है। तो बताओ मैं इसकी एंट्री क्या पास करूं? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? 6,000। और एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी नाम दो तुम इसको, ऐसा। अब बताओ हमारा एसेट कितने से कम हो गया? तो सर हमने एक रूल एक प्रिंसिपल सीखा। छोड़ दे मोबाइल बेटा, लिख दो इन क्लास, ठीक है ना? लिख दो। ये तुमने बड़ी लूज बॉल दी है, बहुत लूज बॉल दी है तुम। ये मैं होता मैं इसका जवाब देता। इग्नोर। हाँ जी, ये क्लास में आते लिख दिया करो, इन क्लास वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, ठीक है? यार आप यकीन करो, हम अपने दौर में अपने टीचर से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं आपके प्रॉब्लम जानता हूँ ना। आप लोगों की जिंदगी कहाँ आराम होती है मुझे पता है, ठीक है जी? लिख दिया करो मैसेज। यहाँ देख लो दोस्त, मैंने आपको एक चीज बताई। एक चीज है कैरिंग अमाउंट, एक चीज है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एक चीज है वैल्यू इन। हम इन दोनों को चेक करते हैं और इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होती है वो हम पिक कर लेते हैं। इस हायर अमाउंट को हम आइंदा के बाद कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट। ये क्या मतलब उर्दू देखो, रिकवरेबल का मतलब क्या होता है? कितना रिकवर हो जाएगा, कितना हम इससे जो है वो हासिल कर सकते हैं पैसा। तो मुझे बताओ, आप इसको बेच के 48 हासिल कर सकते हो, चलाओ तो कितने हासिल कर सकते हो? तो बताओ मैक्सिमम रिकवरी कहां हो सकती है? चला के हो सकती है। तो बताओ हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है इधर? 54। इस रिकवरेबल अमाउंट को हमने कंपेयर करना है किससे मेरे बच्चों? कैरिंग अमाउंट से। क्या नजर आ रहा है? क्या तुम अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट को मुकम्मल रिकवर कर पा रहे हो? क्या आपने एसेट की कैरिंग अमाउंट को मुकम्मल रिकवर कर पा रहे हो? नहीं सर। एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी? 60। बेचूंगा तो कितने मिले? 48। चलाऊं तो कितने मिले? तो बताओ मैक्सिमम रिकवरी कहां हो रही है? 54 पे। लेकिन इसके बावजूद रिकवरी इतनी नहीं हो रही है कि मैं अपनी कैरिंग अमाउंट रिकवर कर सकूं। तो बताओ क्या हो रहा है? इंपेयरमेंट हो रही है। इंपेयरमेंट कितने की आ रही है? 6,000 की। अब बताओ हमने 4 टर्म्स यहां सीखी है। कैरिंग अमाउंट वो वैल्यू जिसपे ये एसेट हमारी बुक्स में मौजूद है। सर फिर फेयर वैल्यू, ये स्पेसिफिक एसेट मार्केट में कितने का बिकेगा? कॉस्ट टू सेल, बेचने पे कितना खर्चा आएगा? वैल्यू न्यूज, चलाएंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? इन सब के कॉम्बिनेशन से इंपेयरमेंट की अमाउंट निकाल सकते हो। बताओ इंपेयरमेंट की अमाउंट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू ये निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? वैल्यू न्यूज निकालेंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जो बड़ा अमाउंट होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगा। वो रिकवरेबल अमाउंट फिर हम कंपेयर करेंगे किससे? कैरिंग अमाउंट से। चेक करेंगे कि हमारी कैरिंग अमाउंट मुकम्मल रिकवर हो रही है या नहीं हो रही। और नहीं हो रही होगी तो, और अगर हो रही होगी तो नो इम्पेयरमेंट। नो इम्पेयरमेंट। अगर नहीं हो रही होगी तो इम्पेयरमेंट। यस इम्पेयरमेंट नहीं, इम्पेयरमेंट। और नहीं हो रही है तो रिकवर पूरे पूरे ज्यादा हो रही है रिकवर तो। फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय फेयर वैल्यू? सर मार्केट वैल्यू। अगर मैं इस एसेट को बेचने जाऊंगा, द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई विल गेट फ्रॉम द मार्केट इज फेयर वैल्यू, ठीक है जी? कॉस्ट टू सेल, वो खर्चा जो इस एसेट को बेचने पे आएगा। वैल्यू न्यूज, सर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो कितने पैसे कमा लूंगा, ठीक है जी? इन दोनों का हायर क्या होगा?
रिकवरेबल अमाउंट यानी मैक्सिमम रिकवरी बेच के हो रही है या चला के हो रही है, फिर उसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, ऑल द वे कैरिंग अमाउंट से। और अगर सर मुझे कैरिंग अमाउंट रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करता है, ऐसा है। अब इसको कॉपी कर दो, ज्यादा हो तो हम इग्नोर करेंगे, फिर हम आगे नहीं लेके जाएंगे चीजों। फेयर वैल्यू हायर हो सकती है, कोई मसला नहीं है, वो रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी। एक्सपेंस है बेटा, अबू बकर एक्सपेंस है, हायर हुई बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से कुछ नहीं, रीवैल्यू नहीं करेंगे राफे, इग्नोर करेंगे। 54,000 क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, कुमार रिकवरेबल अमाउंट है बेटा, यानी मैक्सिमम आपको क्या रिकवर हो सकता है। जी मेरा बच्चा, कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे एसेट इंपेयर्ड नहीं है, ये हमारा कंक्लूजन होगा। हम 54 को आगे मतलब 60 को आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। इंपेयरमेंट सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम चेक करें कि कहीं हमारा एसेट ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ठीक है। हमने इंपेयरमेंट लॉस लॉस डेबिट किया, हमने एसेट की वैल्यू को कम कर दिया। डबल एंट्री आती है वैसे, पढ़िए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब एसेट की अमाउंट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। यहाँ जो एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया, एसेट को हमने कम कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको किया, लॉस को। लॉस का बढ़ना डेबिट है, लॉस का बढ़ना डेबिट। अभी जो इंट्रो की क्लास है ना, वो लाजमी ले लेना है। अभी तो मैं जनरल एंट्री में जा नहीं रहा, मैं गलती से डाल दी इधर जनरल एंट्री, लेकिन मैं पहले कैलकुलेशंस करा दूं, ताकि जब तक तुम लोग वहां जनरल एंट्री पढ़ लोगे साथ साथ, तो इसका मतलब नहीं, ये वाला बैच नहीं। देखो एक मैं बता देता हूँ हम करेंगे क्या। कल से आपकी इंट्रो की क्लासेस स्टार्ट होगी, आप FAR1 की क्लास नहीं लोगे, जो इंट्रो वाले बच्चे जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ा, जिनको डबल एंट्री में मसला है। अच्छा बाकी सेशन के साथ हम IS36 कर रहे होंगे, ठीक है। आप वापस आओगे, IS36 खत्म हो चुका होगा, नया स्टैंडर्ड शुरू हो जाएगा, वो आपके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। IS36 हम आपको फिर एंड में पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी जब हमारा आखिरी स्टैंडर्ड चल रहा होगा उसके बाद, ठीक है। और सर हमारा कोर्स कब खत्म होगा, हिस्ट्री हिस्ट्री के हिसाब से 2 महीने पहले पेपर से, लेकिन कमिटमेंट 1 महीना पहले पेपर, ठीक है। कमिटमेंट हमारी क्या है कि पेपर से 1 महीना पहले, हम ओवर कमिट करके अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे, अंडर कमिट करके ओवर परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू बेटा मरियम, थैंक यू। इसका मतलब इसकी SOCI में एडजस्टमेंट होगी, बिल्कुल होगी। इंट्रो का सेशन भी आप पढ़ाएंगे। अच्छा देखो इंट्रो की डबल एंट्रीज आपको काशिफ और अली पढ़ाएंगे, ठीक है, वो जनरल एंट्रीज है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है, वो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, वो हमारे इंट्रो के टीचर्स हैं वो दोनों, ठीक है जी। सर FAR1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा तकरीबन 2 से 3 टॉपिक आपको आकाश पढ़ाएंगे, बाकी ये पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं हो, ठीक है। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। चलें जी आगे जाएं हम दोस्त, सवाल दूं मैं, तैयार हो। अच्छा जी, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो A लेवल्स बैकग्राउंड के, और कितने ऐसे हैं जो हमारी तरह के इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के, कितने बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, कितने कॉमर्स वाले हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। नहीं मतलब साइंस का मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों हो जाता है ना। अच्छा मेडिकल वाले कितने, ये तुम लोगों ने क्या किया जिंदगी ये तुम भी यही हो हम भी यही हैं चलो जी, नहीं नहीं, मतलब बात औकात देखो, ये CA जो है ना वो आ, ये CA एक जो है ना वो एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके जिसके अच्छे खासे बच्चे जो है ना वो यतीम है। क्या मतलब, यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, वहां नहीं हुआ, चलो यार CA कर लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की कोशिश की, फेल हुए, फिर आगे उन्होंने कहा बस अब CA ही कर लेते। एक सच्चा आदमी है, 2 सच्चे आदमी है, 3। अच्छा अच्छा, एडमिशन टेस्ट पता था कि नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो हमने कहा देते हैं, दे ही क्यों है। चलो जी,
चलो जी, चलो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो ये है हमारे पास टोटल पूरे मुल्क का हिसाब किताब कि एक बच्चे को अपना करियर पाथ पता ही नहीं होता कि उसको कहाँ जाना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं सारी चीजें देखने के बाद ना, मैंने अपनी बेटियों को सीए का शॉर्टेस्ट रूट उनको अडॉप्ट करवाया। वो पहले भी एसीसीए देंगी, ठीक है। मेरी बड़ी बेटी जो है वो 12 साल की, अभी 13 साल की हो जाएगी, वो पहले देगी एसीसीए, ठीक है ना। एसीए तकरीबन 2-2.5 साल में उसका कंप्लीट हो जाएगा, और एसीसीए देने के बाद वो सीए में एंटर होगी। उसको तकरीबन 5-6 पेपर, 7 पेपर एग्जाम्ड हो चुके होंगे। वो वहां से आगे कैरी करेगी, उसके लिए कंपैरेटिवली सीए करना आसान भी होगा, उसकी आर्टिकल्स भी 6 महीने कम होंगी, ठीक है जी। अब अनफॉर्चुनेटली यार हमें ये नहीं पता होता कि ओ लेवल्स के बाद जो है वो आप डायरेक्ट एसीसीए कर सकते हो। इवन ओ लेवल्स के साथ साथ आप कर सकते हो। हमारे पेरेंट्स ना ओ लेवल्स में इतना पैसा जाया कर देंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि इससे बेहतर है कि ओ लेवल्स के साथ साथ उसको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी दिलवा दी जाए। 13 साल का बच्चा बगैर कोई प्रायर क्वालिफिकेशन लिए एसीसीए का जो है वो फाउंडेशन डिप्लोमा का कोर्स कर सकता है। अब ना जाने के 2 रीजन है, एक तो या तो मतलब फाइनेंशियल इशू होता है लोगों का, अगर पता है भी तो, और नहीं पता तो 99% लोगों को तो पता ही नहीं है कि यार ये भी एक रूट है कि आप जो है ना वो यहाँ आपका ओ लेवल्स खत्म हो, वहां आपका जो है वो आधे से ज्यादा एसी से निकल गया, आप डायरेक्ट सीए में जो है वो एडमिशन ले सकते हो एसी की बेसिस, आपको ए लेवल्स नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पहले बच्चा 3 साल में ओ लेवल्स करता है, स्कूलों को पैसे देता है, फिर 2 साल में ए लेवल्स करता है, उसमें पैसे देता है, फिर आता है सीए में, और फिर पढ़ता है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सलाम है यार। अच्छा, और ए लेवल में पढ़ के आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मतलब इतना टाइम वेस्ट करना, इतनी चीजें, आप एक डायरेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर चीज में आप एक्सेल क्यों नहीं करते, ठीक है ना। मैं खुद मतलब भटकता हुआ यहाँ आया हूँ, मुझे तो सीए का पता चला M1 की बस में, आपस की बात है। M1 बस में मैं बैठ के जा रहा था, तो एक बच्चा जो है वो आगे तबानीस का यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ था, ठीक है जी। उससे मैंने सुना, चीजें पढ़ी देखी, मैं सीए में घुस गया। मुझे तो कद्दू नहीं पता था सीए क्या होता है, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ। तो बाद में चीजें पता चली कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये है वो है। आप लोगों को तो शुरू से पता है यार, फिर आप लोग पता नहीं क्यों कभी एक जगह भटक रहे हो, कभी दूसरी जगह भटक रहे हो। और पता है मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूल में पीले स्कूल से मैं पढ़ा हूं, 4 सेक्शन होते थे, 3 थे वो जिनमें साइंस के बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, एक के अंदर छठे हुए कमीने होते थे, वो होता था जनरल ग्रुप, उसमें डाल दो बच्चों को। जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है वो साइंस पढ़ेगा। यार दुनिया का, मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर 10 डॉक्टर जितना कमाते हैं उतना उतना एक अच्छी पोजीशन पे काम करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाता है। टीचर तो पता नहीं क्या कमाते हैं, ठीक है ना, टीचर तो पता नहीं क्या कमाते हैं। कल कल हमारे पास कॉस्टिंग की क्लास में 800 बच्चा आया, ठीक है ना। वहां बाहर आरामखोर कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, 800 इंटू 18,000, ठीक है जी। चलो जी, अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं लोग इसमें क्या कमा रहा है ये। अच्छा जी, चलो, जिन्होंने आइए पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लें, बुरी बात नहीं है, कोई भी कोई बुरी बात नहीं। अच्छा आप सुनना जरा, आप थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे और फिर एक सवाल पे हम आएंगे। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो 2 मिनट के लिए, छोड़ दो यहाँ देख लो। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है से 1 लाख रुपए, कितने, 1 लाख रुपए। ये मेरे पास है एक प्लांट, क्या है? अच्छा ये क्या होता है प्लांट? पानी। अच्छी बात है, इस बंदे ने बिल्कुल सही किया। देखो प्लांट वो चीज है जो एक पर्टिकुलर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते, ठीक है जी। जैसे आपने देखा होगा सीमेंट बनाने का प्लांट है, उसमें आप डिफरेंट केमिकल्स ऐड करते हो, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या निकलता है? सीमेंट निकलती है, ठीक है जी। दवाइयों के प्लांट्स हैं, आप उसमें डिफरेंट जो है वो इनपुट्स ऐड करते हो, एडिटिव्स ऐड करते हो, दवाई बनती है। प्लांट टेक्निकली आम फहम अल्फाजों में जो आपके जहन में पहली चीज आती है, मशीनरी है कोई बड़ी सी, ऐसा। ये प्लांट पौधा नहीं है, ठीक है ना, अल्लाह के वास्ते। 1 लाख रुपए का हमने प्लांट खरीदा है, इस एसिड की लाइफ मिसाल के तौर पे 5 साल, कितनी है? 5 साल है। सर जब मैंने खरीदा होगा, मैंने अपने पास एंट्री पास की होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 1 लाख से, और कैश क्रेडिट कितने से? भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक एसेट है, वो आया और उसके बदले क्या चला गया?
कैश चला गया। ठीक है जी, अब बताओ पीपी आ गया मेरी बुक्स में, पीपी मैं इसको प्यार से कहूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास की कॉस्ट है 1 लाख, 1 साल ये चला, क्या आ गया हमारे पास, कितने का डेप्रिसिएशन आना चाहिए, 20,000 रुपए का। डन, कितना रह गया वैल्यू, 1 और साल चल गया, 1 और साल चल गया, कितना रह गया 60। 2 साल बाद हमें पता चला इस एसेट के अंदर कुछ मसले मसाइल हैं, ये एसेट अब जो है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, मार्केट में इस एसेट के बनाए हुए प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। ठीक है जी, एसेट जो है वो बहुत पुराने जमाने का हो गया है, इसके अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आ गए मार्केट में, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। अच्छा, मैं मार्केट गया तो मुझे बिड प्राइस नजर आई से 48,000 की, मुझे से ऑफर प्राइस मैंने वहां रखी, मैंने कहा भाई मैं तो उसको बेचूंगा से 58,000। ठीक है जी, अच्छा जी सर मेरे पास वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज सर 59,000 रुपीज है, और मेरे पास सर कॉस्ट टू सेल, यानी अगर मैं इस एसेट को बेचने जाऊंगा, जब बेचने गया मुझे 5% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ क्या ये एसेट इंपेयर्ड है, चेक करो चेक करो चेक करो, क्या ये एसेट इंपेयर्ड है, वेरी गुड बेटा, डेप्रिसिएशन के 2 साल बाद, बिल्कुल हाँ जी पक्का, मैं आपके लिए हैंडआउट ले आऊं, 1,000 रुपए इंपेयरमेंट आ रही है, आई श्योर। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अब देखो एग्जाम में हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो देख लो। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जाम में लूंगा कैरिंग अमाउंट कितना जी, 60,000। सर मेरे पास फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ये नहीं है, ऑफर प्राइस नहीं है, नहीं सर बिड प्राइस है, हमेशा बिड प्राइस, फिर लेस कॉस्ट टू सेल कितना, 5%, 5% कितना, 2400, क्या बचा 45,600, ये आ गया मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर वैल्यू इन यूज कितना मेरे बच्चों, 59,000, सही कर रहा हूं मैं, बताओ इन दोनों में से हायर कौन सा है, 59,000, ये हो गया मेरा क्या चीज, रिकवरेबल अमाउंट। अब बताओ इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि 1,000 रुपए की कैरिंग अमाउंट मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, ये क्या हो गया मेरे लिए, इंपेयरमेंट हो गई। इंपेयरमेंट की एंट्री हम हमेशा क्या पास करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, 1,000, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, 1,000। डन है पक्का, अगले टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे जाऊं मैं, तैयार हो। अच्छा जी, अब जरा गौर से एक चीज सुनना मेरे बच्चों, कि कम करने की विदाउट चॉइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज मैं बड़ी लॉजिकल आपसे पूछ रहा हूं, आप जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हो किसके लिए बनाते हो, राफे आपसे सवाल है सबसे पहले जी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसके लिए बनाते हैं, जो कंपनी के अंदर लोगों ने पैसे डाले हुए, बिजनेस के अंदर पैसे डाले हुए, उनको हम बता सकें। अब बताओ हमारा एक एसेट खराब हो चुका है, टूट चुका है, फूट चुका है, उसकी वैल्यू 60,000 नहीं है, गलत है वैल्यू, उसकी वैल्यू जो रिकवर हो सकती है मैक्सिमम 59 हो सकती है। क्या हम अभी भी बुक्स के अंदर इसको 60,000 पे रखें, क्या हम झूठ बोलें लोगों को, यार हमारे पास जो एसेट पड़ा हुआ है वो 60,000 का है, नहीं सर हमारी एक गाड़ी है वो हमने एक्सीडेंट में मार दी है, बेड़ा गर्क हो गया उसका, उसकी करंट जो रिकवरेबल अमाउंट है वो उससे 50,000 है, हम उसको दिखा रहे हैं 18 लाख रुपए में, क्या ये लॉजिकल है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इंपेयरमेंट बुक करने के पीछे कोई लॉजिक है, हाँ है भाई, आप अपने एसेट्स को गलत वैल्यू पे ना दिखाओ, ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत रिपोर्ट कर रहे हो आप। ठीक है जी, बिल्कुल इंपेरियल में जाएगा। दूसरी चीज, ब्रोकरेज का क्या मतलब होता है, कोई मसला नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्रोकरेज का मतलब ये है कि सर आप जब कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो कुछ लोग आपको आगे हेल्प करते हैं, ठीक है जी, एजेंट आप उसको कह लो, कुछ भी कह लो, आप उसको एक सर्टेन कमीशन पे करते हो। कमीशन का दूसरा नाम क्या है, अगर आपने कभी घर खरीदने का आपका इत्तेफाक हुआ हो या किराए पे घर लेने का इत्तेफाक हुआ हो, तो क्या होता है उसमें आप एक ब्रोकर के पास जाते हो कि यार कोई घर वर ढूंढ के दे दो, तो वो ब्रोकर आपको क्या करता है, घर ढूंढ के दे देता है, आपसे भी कमीशन लेता है, जिसका बिकवाया होता है उससे भी कमीशन लेता है, ऐसा।
एजेंट और ब्रोकर। क्लियर हो गया बेटा? किससे पूछा था? क्लियर है मेरा बच्चा? ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज हमने सर मिसाल के तौर पर एक एसेट बिकवाया 48,000 का, उस बंदे ने हमसे क्या चार्ज किया? उस बंदे ने कहा जितने में भी जाएगा 5% मेरा। हमने कहा जाओ, जिसको पकड़ के तुमने काटना है काटो, चिपका के आओ ये एसेट। ठीक है जी। ये अक्सर आप ब्रोकर्स को देखते हैं ना, इसी तरह डील होती है उनसे। हमने घर बिकवाना था, हमने ब्रोकर को कहा कि यार ब्रोकरेज आपको हम देंगे 1%। उसने कहा सर इसकी मार्केट वैल्यू है 4 करोड़, व्हाट इफ के मैं आपको 4.5 करोड़ का निकाल के दे दूं तो मैंने कहा किसको दोगे तुम? उसने कहा ऐसे आते हैं बहुत, मम्मी डैडी आते हैं, हम चिपका देते हैं उनको। मैंने कहा अच्छा, तो अगर तुम 4.5 करोड़ का बेचोगे तो तुम्हें मैं कमीशन के अलावा 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, जो बनते हैं ना एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो बिकवा के भी दे दिया उससे, 4 करोड़ 60 लाख में बिकवा के दे दिया। ऐसे मिल गए लोग, ऐसे आते हैं बहुत सारे लोग। हाँ हाँ, आप देखें ना अभी फेसबुक पे एक पड्डा चल रहा है राइस की फी के ऊपर, बेचारे फजूल में जलील हो रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी भी कॉलेज ने आपको कंपेल नहीं किया कि आप वहीं से पढ़ो, ठीक है ना? आप नहीं। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर यार टीचर और कॉलेज को ये चाहिए कि थोड़ा सा अल्लाह का खौफ रखे, ठीक है ना? क्योंकि सब जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिलेंगे 90-95% लोग मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आए, तो वो अपनी औकात नहीं भूले। ये मेरी सबसे इल्तिजा है, ठीक है जी। फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम होना भी एक तरह से एसेट की वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम होना ही है। बिल्कुल 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 मेरे बच्चों, बिल्कुल। अच्छा जी, सुने जरा दोस्त, अब हम बात करेंगे किस पे? डिटेल में बात करेंगे कॉस्ट टू सेल पे। आप सोचो सोचो सोचो, मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, आपने सोचना है कि क्या क्या खर्चा हो सकता है किसी चीज को बिकवाने में, ठीक है जी? गौर तो सुनना सर, ये हमारा ARTT है, ये है कहां पर जी? शारा फैसल पे, ऐसा? सर हमने मिसाल के तौर पे, गौर तो सुनना, हमने जो है ना ये सारे एसी बिकवाने। हमने कहा यार हम नए एसी खरीदते हैं, सारे पुराने एसी चिलर विलर निकाल के बेचो, ठीक है जी। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो हम खरीदेंगे, उससे जो है वो बिजली का बिल आधा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हम ये सारे उठा के बेच देते हैं। अच्छा, इसको बेचने कहां जाएंगे? सर इसको हम बेचने जाएंगे इससे लांडी। बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, नहीं? हाँ, यानी बहुत सारे बच्चे घर से निकलते ही नहीं है, पहली दफा ARTT आए होंगे, ऐसा? अच्छा चलो, ऐसा नहीं है सर। अब मिसाल के तौर पर लांडी ले जाके हमने बेचना है। गौर से सुनो, इस एसेट को बिकवाने के लिए सबसे पहले आपको नहीं लगता कि एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी? ऐसा? वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा ना, पेट्रोल का खर्चा। अच्छा, फिर एक बंदा कह रहा है यहां से गाड़ी में चढ़ाने का खर्चा, ठीक है जी। ये सारे खर्चे वो हैं जो जरूरी है। मैं दूसरा नाम लिख दूं इधर, हैंडलिंग चार्जेस। सर फिर यहाँ आगे उतारेंगे भी तो सही, हैंडलिंग उसी में आ जाएगा ना, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस हम नाम दे देते हैं, डन। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इधर हमने उतार दिया सर इसको। गौर से सुनना, एसेट यहाँ उतर गया। अब हमें मिला एक ब्रोकर। सर इसकी एक टांग क्यों है? इसमें कोई बहस नहीं करेगा, यहाँ देख लो, ये एक ब्रोकर है सर। ब्रोकर को हमने कहा भाई ये एसेट बिकवाना है, एजेंट है ब्रोकर है। ब्रोकर ने कहा ठीक है हम आपको ये बिकवा के दे देंगे, हम आपसे चार्ज करेंगे इस पे 5,000 रुपए। कितने? ट्रांसपोर्टेशन हमारा 1,000 का खर्चा आया, मजदूरों को हमने 500 रुपए दिए, ठीक है जी। बताएं सर, शारा फैसल से उठाया लांडी ले गए, खर्चा कितना आया? 1,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 500 रुपए हैंडलिंग चार्जेस दे दिए। सर सामान उतारा, ब्रोकर को पकड़ा, ब्रोकर ने कहा बिकवा के दूंगा, कितने लूंगा? 5,000। अब सीधी सी बात है, बिकवा के ये देगा तो उसको देने पड़ेंगे 500 रुपए, ऐसा? और सुनना, 5,000 रुपए बिकवाने, ठीक है जी। अब सुनना जरा दोस्त, ये एक बंदा मिला हमें, ब्रोकर इसके पास गया, इसके कान में कुछ बोला, ये एसेट खरीदने को तैयार हो गया। ये बंदा एसेट खरीदने को तैयार हो गया। इसने कहा एसेट के मैं आपको दूंगा 4 लाख रुपए। कितने? अब बताए 4 लाख रुपए क्या है? वेरी गुड सर, फेयर वैल्यू है बिड प्राइस, डन। अब सुनो सुनो सुनो, लेकिन इस बंदे ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं। हमने कहा क्या शर्तें हैं भाई? उसने कहा शर्तें ये हैं कि भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप जो है ना वो प्रॉपर कागजात बनवाओगे, इस एसेट को ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब एक और फटीक आ गई है, वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं सर ट्रांसफर के,
इस डॉक्यूमेंट पे सर 2000 रुपए का खर्चा आ रहा है। अब मैंने कागजात बनवाए, मैं ले गया इस बंदे के पास, मैंने कहा भाई ये कागजात पकड़े, एसेट पकड़े, मुझे 4 लाख रुपए दे दें। उसने डॉक्यूमेंट देखे, उसने कहा भाई इस पे नोटरी पब्लिक वाले का ठप्पा नहीं है। मैंने कहा ये क्या है, नोटरी पब्लिक क्या होता है? उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और आपके बीच में ना, गवर्नमेंट को भी तो गवाह बनाओ। तो मैंने कहा वो कैसे बनेगा गवाह? उसने कहा जाओ इस पे एक अच्छे से स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ और इस पे क्या लगवाओ, एक ठप्पा लगवाओ गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में हुआ है और गवर्नमेंट के पेपर पे हुआ है। मैं दोबारा गया, मैंने एक स्टैम्प पेपर खरीदा, ठीक है जी, ठप्पे लगवाए, 1000 रुपए का खर्चा और आ गया। ऐसा है दोस्त। अब कितने हो गए जनाब, कितने खर्चे हो गए? लाने का खर्चा, उतारने का खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा, डॉक्यूमेंट बनवाने का खर्चा, ठप्पे लगवाने का खर्चा। अब ये सारे खर्चे करने के बाद हमें क्या मिला? 4 लाख रुपए का अमाउंट मिला। क्या ये सारे के सारे खर्चे, क्या ये सारे के सारे खर्चे कॉस्ट टू सेल में आने चाहिए? क्या ये सारे के सारे खर्चे कॉस्ट टू सेल में आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए सर। तो बताओ आइंदा के बाद कॉस्ट टू सेल में क्या क्या डालोगे? ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग चार्जेस, फिर और सर ब्रोकरेज और सर मैं अंग्रेजी बता रहा हूं। ब्रोकरेज के बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और सर 1000 रुपए और ये क्या सर? लीगल चार्जेस। क्या चीज? लीगल चार्जेस। ऐसा। अब बताओ क्या चीजें आएंगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, फिर सर ब्रोकरेज और डॉक्यूमेंटेशन और लीगल चार्जेस। याद रहेगा ये किसमें आएगा? कॉस्ट टू सेल में। और कॉस्ट टू सेल हम क्या करते हैं? फेयर वैल्यू में से माइनस करते हैं। ऐसा है। ये नोट कर लो, कॉपी कर लो साहब। जी मेरे बच्चे। क्या चीज? मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। इसमें अगर एसी निकलवाने की कॉस्ट, अच्छा हमने भी एक चीज नहीं पढ़ी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए हमने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया होता है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूं, ठीक है। जी जी मेरे बच्चे। डलवाना फिर वो आप कॉस्ट टू सेल में डाल देना, कोई मसला नहीं। उसने कहा ये एसी के अंदर गैस भी डलवा दो, इसके कलर भी चेंज करा दो। हमने कहा बस यही रह गया, चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये सारे कॉस्ट टू सेल में डाल हैं। हाँ, बेचने के लिए जो भी खर्चा है उसको कॉस्ट टू सेल में डाल, सिंपल, आसान भाषा में। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। सर एक बात, जज़ाकल्लाह उस्मान, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर अगर कस्टम चार्जेस होते तो, अब सुनो, व्हाट इफ कि हम इसको बेच रहे होते पाकिस्तान से बाहर, तो फिर वो जहाज के चार्जेस, वो सारी कस्टम ड्यूटी व्यूटी, वो भी हम सारी क्या करते? कॉस्ट टू सेल। यानी आपको इसको जहां बेचना है वहां तक ले जाने बेचने पे जो खर्चा आ रहा है वो क्या करोगे आप? अच्छा, क्या कॉस्ट टू सेल इन 5 खर्चों तक लिमिटेड है? नहीं सर, जो आप सोचो बेचने के लिए जरूरी है वो सारे खर्चे डाल दो। ठीक है जी सर, हम रास्ते से गुजरते हैं, हमने जो है वो सुजुकी में एसी रखे होंगे, हमें टुल्ले रोकेंगे, टुल्लों को हमने जो है वो 500 रुपए का जो है वो भत्ता भी देना है, वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर लें इसके अंदर, ठीक है जी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में ये एक नेसेसरी इविल है जो आपको पालना पड़ती है, ठीक है ना। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ बाखुदा। आप कोई चीज कोई काम आप करने जाओ, आपको दरमियान में रिश्वत खिलानी पड़ती है। हमारे पास एक बंदा ऑफिस आया, मैं सीएफओ था एक लिस्टेड एंटिटी का, वो आया, उसने कहा जी मैं आया हूँ लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से और हमने जो है वो आपके ऑफिस का विजिट करना है। मैंने कहा आप शौक से करें। ले गया, उसको पूरा ऑफिस घुमाया, सारी जगह देखता रहा, बहुत अच्छी बनी हुई थी। फिर चला गया वॉशरूम में, बाहर आया, कहता है वॉशरूम की जो फर्श है ना वो स्लिपरी है, उसमें एम्प्लॉइज का जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? उसने कहा स्लिप हो गया, उनका सर फट सकता है, ठीक है जी, तो इस पे जो है वो पेनल्टी है। मैंने कहा भाई इसमें इटली के टाइल्स लगे हुए हैं, कहाँ से स्लिप होगा बंदा? मतलब ये कोई कमरे वाले टाइल थोड़ी लगे हुए हैं यार,
उसने कहा नहीं ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो अब मैंने तारिक साहब को फोन घुमाया। तारिक साहब मेरे पार्टनर हैं, वो डायरेक्टर रह चुके हैं आईएसआई में, और इससे पहले वो इसके बाद वो कमिश्नर हैं, आप जानते होंगे उनको। तो उनको मैंने फोन किया, उन्होंने कहा ये कौन है, लेबर मिनिस्ट्री का बंदा है। कहता है इसको 10,000 रुपए दे दो, ठीक है ना। अब मैंने वाकई उसको 10,000 रुपए दिए, और उसके बाद रिपोर्ट बनी कि ये फर्श बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये फर्श बिल्कुल सही है और इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। बना, मैं क्लास में अर्जेंट नहीं कुछ, कौन सा लेटर, तो हाँ हाँ मिल जाएगा, आ जाओ। अच्छा चलो मैं क्लास में रुकूँ। तो उसके बाद हम फंसे एक जगह पे, ऑडिटर आया हमारे पास, उससे कहा आपने 10,000 रुपए किसको दिए। हम उसको समझा समझा के थक गए, हमने उसको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में डाल दिया, कोई मसले वाली बात है। चलो जी, बड़े आप अभी माशाल्लाह स्टूडेंट हो, आप जो मोटरसाइकिल पे आते हो उसको तो बहुत तंग करते होंगे टुल्ले। एक दफा मैं रक्शे में जा रहा था, मुझे रोक लिया, ये एआरटीटी से मैं जा रहा था, गाड़ी उस वक्त जो है वो बनने उनने गई हुई थी, तो ऐसा मसला था, रोक दिया मुझे, उतारा, बैग वैग चेक किया, कहता लैपटॉप की पर्ची दो। मैंने कहा किस चीज की पर्ची, कहता है भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 35,000 से ऊपर की चीज की पर्ची होनी चाहिए आपके पास। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपके बंदूक की पर्ची है, तो तब गया, कहता है यार मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने कहा नहीं मेरे पास एक और चीज भी है, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा इसकी भी पर्ची नहीं है। तो मैंने फिर फोन कर दिया तारिक साहब को, ठीक है ना। तारिक साहब ने उसको रसीदों के साथ साथ उसके घर का एड्रेस और सारी चीजें खुशहाल करके भेजा उसको, ठीक है ना। आप लोग तारिक साहब से ताल्लुक बना के रखें, कोई टुल्ला अल्लाह पकड़े सर को फोन घुमा दिया करे, ठीक है ना। चलो जी, जज़ाकल्लाह मेरे भाई बकर, थैंक यू। अच्छा नहीं सर, सुनो, देखो मैं आपको दूंगा 2 हैंडआउट्स। एक हैंडआउट होगा कॉन्सेप्ट बिल्डर्स का, जो हम क्लास में यूज करेंगे, जिससे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है जी। एक हैंडआउट होगा प्रैक्टिस सेट, उस प्रैक्टिस सेट में होंगे पास पेपर्स भी, उस प्रैक्टिस सेट में होंगे कुछ और मुश्किल सवालात भी। वो सारे सवालात आपको क्लास में ही करवाए जाएंगे, ठीक है ना। हम इस चीज पे बिलीव ही नहीं रखते कि आप घर जाके कोई काम करोगे, हमें आपके बारे में पूरा पता है, ठीक है जी। हम इस चीज पे यकीन ही नहीं रखते, तो हम करेंगे ये कि आपको होमवर्क तो दिया करेंगे, लेकिन साथ में सपोर्ट के तौर पे अगली क्लास में आके वो करवा भी देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको आपके हाल पे छोड़ देने में एक फायदा है, एक नुकसान है। फायदा बहुत बड़ा ये है कि आप खुद से काम करना जब तक नहीं सीखोगे, टीचर के मोहताज रहना, या फिर आप नहीं जा पाओगे आगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे ना टीचर भी बेबस हो जाता है। सीए फाइनल में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खुद से करना होती है, तो वो चूंकि आदत ही डेवलप नहीं हुई होती है तो मसला होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब होमवर्क मिले उसको उसको कर लेना, जाके नहीं हो कोई मसले वाली बात नहीं, अगली क्लास में आपको टीचर करा देगा, लेकिन अपने तौर पर उसको करना जरूर। मैं आपको दे रहा हूं सर एक सवाल, और इस सवाल के साथ हम अपनी क्लास ऑफ करेंगे। चलो बेटा, वो हैंड आउट दूसरा आ गया मेरे पास, हैंड आउट 2 आ गया, हैंड आउट 1 नहीं आया, ठीक है। फिर हम यही अपनी क्लास ऑफ करते हैं आज की, ठीक है जी। और अगली क्लास में आपने सिंपल एक काम ये करना है कि घर से सारी चीजें देख के आनी है, ठीक है जी। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भाग कहाँ रहे हो, रुको ना। एक हमारी मैंडेटरी सेल्फी होती है पहली क्लास की, जो थोड़ा लोगों की हटाने के लिए होती है। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं क्लैश नहीं आएगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम। हाँ मेरा बच्चा, क्या चीज ले लो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अब जो आ रहा है आ रहा है,
अब मैं नहीं आ रहा। अच्छा चलो इसको ऐसे ले लेते, तुम लोग ये तस्वीर लेना मैडम। यार यहाँ टीवी आ जाता ना। चलो ना भाई, चलो कुछ बच्चियां नई तस्वीर खिंचवाना चाह रही, कुछ लड़के भी मुंह छुपा रहे हैं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, और कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर आगे लेके चलते हैं इसको, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू बेटा।